नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसे समय की जरूरतों और दुनिया के बदलते परिदृश्य के अनुसार बदलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी उच्च शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है, जहां बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना भी प्रस्तावित है, पर इस नीति के पूर्ण कार्यान्वयन में कुछ बाधाएं हैं। नीति को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव था, जिसका गठन वर्तमान निकायों यूजीसी, एआईसीटीई आदि का विलय करके किया जाना 4 वर्ष बाद भी लंबित है। जब तक उच्च शिक्षा आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से नियंत्रित करना मुश्किल होगा, क्योंकि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य सरकारें अपने स्वयं के विनियम नहीं बना सकती है। राज्य सरकारें अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है और अपने स्वयं के नियम और विनियम भी बनाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव। इसमें वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा शामिल है। दरअसल नए पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों का ढांचा विकसित करना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने, शोध को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने के लिए भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और डिजिटल कौशल विकास के लिए भी निवेश की आवश्यकता है। तीसरी बाधा शिक्षा के लिए अंतरिम बजट 2024-25 में 7% की कटौती के रूप में सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी आवंटन में 61% की कटौती की गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास में निवेश अभी भी कम है, मात्र 0.64%। यह चीन 2.4%, जर्मनी 3.1%, दक्षिण कोरिया 4.8% और संयुक्त राज्य अमेरिका 3.5% जैसे देशों से बहुत पीछे है। भारतीय प्रबंधन संस्थान के आवंटन में भी लगातार दूसरे साल कटौती की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी बजट में कटौती की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी बजट में कटौती हुई है। उच्च शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन एक निरंतर
समस्या है। चौथी बाधा शिक्षकों की कमी से संबंधित है। रोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास के नाम पर नित नए दावे तो किए जा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि विभिन्न संस्थानों में पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। यूजीसी अध्यक्ष कह चुके हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी नई शिक्षा नीति लागू करने में मुख्य चुनौती है, क्योंकि इससे शोध कार्यों में कमी आएगी और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। देश के 4 करोड़ विद्यार्थियों में से केवल 4% केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जबकि 94% राज्यों के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में। कई राज्य विश्वविद्यालयों में 80% तक सीटें खाली हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पुनर्विचार होना चाहिए? यह कहना जल्दबाजी होगी। नीति अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरी तरह से लागू होने में समय लगेगा। जाहिर है कि पर्याप्त साधनों के आवंटन और उनके समुचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल में जीत हार के कारणों का विश्लेषण हर बार की तरह इस बार भी लंबे समय तक चलने वाला है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगा ताकि अगले चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्रदान कर जोड़ तोड़ की संभावनाओं पर जिस तरह पानी फेरा है, उसने उनकी समझदारी का ही परिचायक दिया है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों ने एक और सुकून दिया है। सुकून यह कि मतदाताओं ने आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक प्रत्याशियों को चारों खाने चित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में जमात ए इस्लामी एवं अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में थे। देश के साथ दुनिया की निगाहें भी इन पर लगी थी, लेकिन नतीजे आए तो अलगाववाद समर्थक राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी। अपने भड़काऊ भाषणों से कश्मीर घाटी में नफरत की आग फैलाने वाले सर्जन बरकाती और एजाज अहमद गुरु जैसे प्रत्याशी भी 500 मतों के नीचे ही सिमट गए। नतीजों का संदेश यही निकला कि मतदाताओं ने उन लोगों को सिरे से नकार दिया जो केंद्र शासित प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 28 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी इस बार महज 3 सीटों पर सिमट गई। पीडीपी को भी कट्टरपंथी पार्टी माना जाता है। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पीडीपी की सबसे बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती स्वयं हार गई थी। इस बार उनकी पुत्री को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पीडीपी भी उन्हीं सीटों पर जीती है जो आतंकवाद प्रभावित है। कट्टरपंथियों की हार न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए सुखद संकेत है, खासकर तब जब देश पिछले 4 दशकों से आतंकवाद की आग में सुलगता रहा है। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी अपेक्षाकृत शांत है। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जम्मू कश्मीर के मतदाता आतंकवाद अथवा अलगाववाद को पनपने नहीं देना चाहते। कश्मीर घाटी ने वह दौर भी देखा है जब अलगाववादियों के
आह्वान पर आए दिन बंद होता था। एक आवाज पर पूरी घाटी थम जाती थी। धीरे धीरे ऐसे लोगों को समर्थन मिलना बंद होता गया। चुनाव में अलगाववाद समर्थकों की हार उन विदेशी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो देश में अशांति फैलाने के लिए मौके की तलाश में रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। स्टॉप।